हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएस टू लेक्चर सीरीज का 55 नंबर लेक्चर है, यानी 55 नंबर लेक्चर है। आज हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो जीएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वो वीडियोस देखिए, उसके नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। साथ ही अगर आपको 1% का भी फायदा हो रहा है और लग रहा है कि यूपीएससी की जर्नी में आपको कुछ न कुछ कोर्स के रूप में अच्छा सा चीज़ कुछ मिल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब रहने से आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ में ही वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में देखने के बाद उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जहां तक बात है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, 2010 का जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था, उसके अंदर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, जब भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात होगी, अब इसमें एक वर्ड है ग्रीन, तो ग्रीन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, कीवर्ड हो गया ये। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा, या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड की जो है इसकी बात होगी। ठीक है, तो दिस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस दैट इज रिलेटेड टू environmental protection and conservation of forest and other natural resources। ठीक है, अब देखिए एक चीज को आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि इसका जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो है दिल्ली में मेन है। ठीक है, इसके अलावा पुणे, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। पुणे, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई, आपको इसको याद रख लीजिए। डीपी के बीसी, डीपी के बीसी। आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसकी जो जोन है ना, उसको बांट दिया गया है। नॉर्थ जोन, ठीक है, नॉर्थ जोन, फिर जो है साउथ जोन, चाहे नॉर्थ जोन के बाद में वेस्ट जोन लिख लीजिए, वेस्ट जोन। फिर आप लिख लीजिए सेंट्रल जोन। ठीक है, फिर जो है एक जोन है आपका क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, और एक जोन हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है नॉर्थ जोन का जो प्लेस ऑफ सीटिंग है वो है दिल्ली में, यही प्रिंसिपल ब्रांच है। ठीक है, वो कहाँ है, दिल्ली में है। वेस्ट जोन का कहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, पुणे में होगा। ठीक है, सेंट्रल जोन का कहाँ पे होगा, भोपाल में होगा। ठीक है, भोपाल में होगा। साउथ जोन का कहाँ पे होगा, चेन्नई में होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो ईस्ट जोन है उसका हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक चीज याद रखिए, अब ये दिल्ली वाला जो है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसका अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात अगर करें, तो ये कौन से को मतलब कौन से स्टेट को की जुरिस्डिक्शन इसके अंदर आती है, तो इसमें आ जाएगा सारे नॉर्थ के। यूपी आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, एनसीआर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में, पुणे वाले में आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, वेस्ट वाले में। सेंट्रल वाला जो है भोपाल, इसमें आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये याद रखिएगा। ठीक है, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीन आता है इसमें। ठीक है, किसमें, सेंट्रल भोपाल, सेंट्रल जो जोन है उसमें। साउथ वाला जो चेन्नई वाला जोन है उसमें आपको पता ही है कौन कौन सा आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आएगा, क्या कहते हैं, और क्या है, तेलंगाना आएगा, है ना, कर्नाटका आएगा, पौंडीचेरी आएगा, यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप आएगा, है ना। समझ में आई गई बात। हाँ, चलिए, इसके बाद में जो है एक और बचता है, कौन सा, लास्ट, कोलकाता ईस्ट वाला। ठीक है, इसमें आ जाएगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आ जाएगा, बिहार जो है वो भी आ जाएगा, किसमें, ईस्ट वाले में। ठीक है, झारखंड आ जाएगा, जो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम वगैरह, सब सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार भी इसी में आएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और सिक्किम भी इसी में आएगा, ईस्ट वाले में ही आएगा सिक्किम। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, सिक्किम, सेवन सिस्टर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब सब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें आपको बता देता हूँ, जब भी आप एनजीटी टाइप कीजिएगा ना गूगल में, तो उसमें आएगा एनजीटी इन्फॉर्मेशन बुकलेट, उसको निकाल लीजिएगा। 5-6 पेज का जो बुकलेट है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, हालांकि बहुत चीज़ मैंने यहाँ से कवर कर लिया है, लेकिन एक बार उसको आप पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा ज्ञान होगा। चलिए, आज इसमें आप देखते हैं कि ये जो
एनजीटी है, इसमें एक चीज क्या है, दिस इज इट इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखिए जो 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, उसमें जो है कुछ प्रोसीजर दिया गया है, कैसा किस तरीके का जो है जो केस जो है वो होना चाहिए, उससे ये बाउंडेड नहीं है, उससे उससे जो है ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है ये गाइड करता है, उसके द्वारा जो है गाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि एनजीटी इज मैंडेटेड टू टेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द सेम। अगर कोई केस अगर फाइल किया गया है तो उसको 6 महीने के भीतर ही जो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, मगर मतलब क्या क्या हुआ, डिस्पोजल 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा जो है उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता, मतलब ये एनजीटी का मैंडेट है, ऐसा करना ही करना पड़ेगा, ये एकदम महत्वपूर्ण चीज है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते, एक चीज आपको फैक्ट बताते चलता हूँ कि हमारा भारत जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद में तीसरा जो है, एकमात्र जो है ऐसा देश है, तीसरा मात्र देश है जो स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है बना के रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पे हम हैं जो स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाए हुए हैं। चलिए अब इसमें कुछ इश्यूज हैं एनजीटी से रिलेटेड, चलो उसके बारे में बात करें। देखिए पहला तो है कि इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है, इसीलिए इसके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है, एक्सपर्ट्स की जो कमी पाई जाती है। तीसरा कहते हैं कि दे आर क्रिएटेड वन मोर लेयर ऑफ एजुकेशन। देखिए इसमें एक चीज बात कहते हैं कि जो एक एजुकेशन है, जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, इसमें एक लेयर बन गया हुआ है। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि जब भी ट्राइब्यूनल में कोई केसेस फाइल किया जाता है और कोई व्यक्ति वहां से अनसेटिस्फाइड है उसके उसके द्वारा, या फिर उसको लगता है कि हम हमको हमको जो सही न्याय नहीं मिला, तो वो हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा 90 डे के भीतर जो है, या फिर 90 डे के बाद भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके सुनवाई करे। अब जब वो बुकलेट पढ़िएगा ना तो उससे आपको सारी जानकारी हो जाएगी, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा उस बुकलेट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है कि इशूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की जो है वो इशूज है, इतना बड़ा देश है और सिर्फ 5 ही सेंटर है पूरे कंट्री में, ठीक है, 5 ही सेंटर है पूरे होल कंट्री में, इसीलिए जो है जो एक्सेसिबल नहीं हो पाता है सबको। अब सब सोचिए कि कोई लद्दाख का व्यक्ति होगा, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसके लिए, तो बहुत ही मुश्किल बात होगी, उसको एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो रिमोट एरिया में वो रह रहा है, ऊपर से उसको दिल्ली आकर के जो एनजीटी वाला काम करना पड़ा है, ठीक है, तो समझ समझ लीजिए मतलब एक्सेसिबल नहीं है। अगला पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है कि पावर हैज बीन लिमिटेड एज डब्ल्यूपीए जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, और साथ में ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 का, दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। ये दोनों जो एक्ट है डब्ल्यूपीए और आईएफए, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसका जो जो भी कुछ है उसके अंदर जो पावर है वो सब जो है एनजीटी के पास नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं एनजीटी को, इट इज हैविंग रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी, ठीक है। चलिए अगला जो कहते हैं कि पेंडेंसी जो है केस का वो बहुत ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में सम टाइम प्रेजेंट्स नैरो व्यू ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। कभी कभी ये क्या है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इनका व्यू जो है वो बहुत नैरो हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। आप देखिए होइएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बहुत सारे पेड़-पौधे काट दिए जाते हैं, बहुत सारे जो हैबिटेट का नुकसान किया जाता है। तो ये एक तरीके से नैरोअर व्यू है, वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या उसका इम्पैक्ट होगा इसके बारे में चर्चा जनरली नहीं होती है, तो ये जो है नैरो व्यू को दर्शाता है, इसके एनजीटी के नैरो व्यू को, तो ये भी एक तरीके का इशू है। अगला इशू है इसमें है कि फंक्शन ओवरलैपिंग विथ सीपीसीबी, मतलब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ इसके फंक्शंस जो है ओवरलैप हो रहे हैं, ये भी पोल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है एनजीटी भी और सीपीसीबी भी, तो इनके कुछ फंक्शंस जो है क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट आता है इसमें, ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग विद फंक्शनिंग ऑफ एनजीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत का जो केंद्रीय सरकार है, वो एनजीटी के फंक्शनिंग को इंटरफेयर करते हुए पाई जाती है, ठीक है, ये भी इसका एक इशू आप लिख सकते हैं। अगला जो इशू इसमें है वो है कि लैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया टू इम्पोज फाइन्स, मतलब इनके पास में इन्फोर्समेंट का पावर नहीं है, इसीलिए इनका जो फाइन इम्पोज करने वाला जो शक्ति है वो बहुत कम है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस इन्फोर्समेंट पावर इसके पास नहीं है इसीलिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक्सपर्ट मेंबर जो है उसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जो है वो चूज किया जाता है, ठीक है ना, बहाली जो है इंडियन फॉरेस्ट आईएफएस जो बनते हैं ना वहां से लिया जाता है। सो मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल वर्क आउटसोर्स,
जो टेक्निकल वर्क है वो आउटसोर्स करना पड़ता है, और चूंकि आउटसोर्स करना पड़ता है इसीलिए उनकी प्रोसीडिंग्स जो है, इनका जो काम है वो धीमे पड़ जाता है। पॉजेज जो देखने को मिलते हैं, कई कई टाइम तक जो है कोई जो वर्क है वो रुका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आउटसोर्स करके लेके आते हैं। ठीक है, तो ये डिले देखने को मिलता है। चलिए आगे इसका अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 साल का टर्म होता है इनका। 65 साल की आयु तक ये काम कर सकते हैं। एक बार रिटायर हो गए तो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है। साथ में ही चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके लिए उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलिए सिलेक्शन कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और फिर ये सिलेक्शन कमेटी जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स को जो है अपॉइंट करती है। कौन करती है? सिलेक्शन कमेटी करती है। किनको? जुडिशियल एक्सपर्ट को, मेंबर को जो है वो अपॉइंट करती है। टोटल 20 नंबर मेंबर तक इसमें हो सकते हैं, और एटलीस्ट 10 मेंबर तो इनको रखना ही रखना है। ठीक है, समझिए अब एक चीज को, रोल्स एंड पावर्स क्या है इनकी, इनको समझना पड़ेगा। देखिए पहली बात कि इट प्रोवाइड्स वे फॉर इवेल्युएशन ऑफ द एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस। अगर कोई जुरिस्प्रूडेंस है, एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस है, तो उसके लिए एक तरीका निकालते हैं, उसके इवैल्यूएशन के लिए एक तरीका निकाल कर देते हैं, और ये कहते हैं कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसको फॉलो कीजिए। तो ये दैट इज डन बाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें वो कहते हैं कि इट रिड्यूस बर्डन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लिटिगेशन ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट के ऊपर जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसके बर्डन को ये कम करने का काम करते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है उसमें ये कहते हैं कि it provide what? Faster, less formal and expensive solution। देखिए इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो है ये हाँ, इट प्रोवाइड्स फास्टर, लेस फॉर्मल एंड लेस एक्सपेंसिव सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं कि ये एक तरीके से जो है स्ट्रिक्टली किस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ईआईए को। ईआईए क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को जो है वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता है, ताकि जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो डैमेजिंग है एक्टिविटीज है, डैमेजिंग एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली एक्टिविटी को कर्व कर सके, नियंत्रित करने का काम कर सके। अगला जो है इट प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो, देखिए एक चीज को याद रखिएगा कि जो कोई अगर किसी की व्यक्ति का हानि हो गया है, कोई रिलीफ अगर उसको देना है, कंपनसेशन देना है, तो इसके लिए भी जो ये पर्सन के प्रॉपर्टी और उसका जो जान जान की हानि हो गई है, तो उसके लिए भी जो है जो रिलीफ और कंपनसेशन की व्यवस्था जो ये करके देता है। ठीक है, आगे क्या है? इट रिजॉल्व वेरियस सिविल केसेस अंडर 7 इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज। 7 जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉ है, उसको ये फॉलो करके जो है अलग अलग तरह के सिविल केसेस को जो है रिजॉल्व करने का काम करते हैं। अब ये 7 केस कौन कौन से हैं, 7 एक्ट कौन कौन से हैं? पहला है वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट 1974 का। वाटर सेस एक्ट है 1977 का। फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का। ठीक है, फिर एयर एक्ट है, ऐसे ही याद रखिएगा, एयर एक्ट है 1981 का। इवोल्यूशन असेसमेंट इवोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। ये 7 ऐसे इन्वायरमेंटल एक्ट हैं जिनको फॉलो करके ये अलग अलग सिविल केसेस को जो है रिजॉल्व करने का काम करते हैं। जब आप एनजीटी का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़िएगा तो वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लैंडमार्क जजमेंट है एनजीटी की उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है अलमित्रा एच पटेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अलमित्रा एच पटेल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात की गई, और साथ में ही उन्होंने जो खुले में जो कूड़े को जलाते हैं ना वेस्टलैंड पे, उसको प्रोहिबिट कर दिया। एक चीज आया कि एक साउथ कोरियन स्टील मेकर कंपनी थी, पॉस्को नाम की कंपनी थी, उनके क्लियरेंस को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, और जो कंपनी जो थी वो 12 मिलियन टन स्टील प्लांट, मतलब आउटपुट वाली, जो 12 मिलियन टन आउटपुट ऐसा दे सके ऐसा स्टील प्लांट बनाई थी उड़ीसा में, उसके क्लियरेंस को इन्होंने क्या कर दिया? सस्पेंड करने का काम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सेव मोन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक चीज याद रखिएगा, ये फेडरेशन ऑफ जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें इन्होंने 64,000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट था जिस उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? टू सेव हैबिटेट ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड के हैबिटेट को सेव करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को इन्होंने अबॉन्डेंट किया, जैसे पहला अरा अरनमुल एयरपोर्ट केरला प्रोजेक्ट को, साथ में ही लोअर डिमेनवे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, साथ में ये जो क्या है न्यामगंज इन अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, उसके अलावा माइनिंग प्रोजेक्ट था गोवा में,
कोल माइनिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में, दीज ऑल वेयर अबंडेंट एंड न्यू इवोल्यूशन वेयर ऑर्डर, ठीक है, इन सबको जो है वो अबंडेंट किया गया और नए ऑर्डर जो दिए गए। इसके अलावा एक और केस था, अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड था, इनको उन्होंने कंपेल किया टू कंपनसेट द पेटिशनर इन द उत्तराखंड फ्लड केस उत्तरा इन 2013 में उन्होंने जो है इनको कंपनसेट करने के जो पेटिशनर लोग थे, जो 2013 के जो उत्तराखंड फ्लड केस के जो मतलब विक्टिम लोग थे, उनको जो है क्या देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा। एनजीटी डायरेक्टली रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पे, जो भी पॉल्यूट करेगा उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस, इस एग्जांपल में उन्होंने पॉल्यूटर पेज के प्रिंसिपल को फॉलो किया। एक है कि डीजल व्हीकल जो है 10 साल से ज़्यादा का जो डीजल व्हीकल है उसको बैन कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में 2015 से, है ना? ये भी जो एनजीटी ने करके लाए हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा एनजीटी का एक और जो बहुत ही चर्चित केस था, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था 2017 में यमुना के बैंक पे, ठीक है? तो यमुना फ्लड प्लेन पे उन्होंने कचरा फैला दिया, तो उसके लिए 5 करोड़ का जुर्माना जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी हैं उनके उनका जो संस्था है उनके ऊपर लगाया गया, 2017 का ये केस है, ठीक है? इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगर वे फॉरवर्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? देखिए पहला ये लिख सकते हैं, टू हार्मोनाइज द इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोसीजर, द वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट मस्ट बी ब्रॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनजीटी। मतलब अगर हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोसीजर को हार्मोनाइज करना है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 का और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 1927 का, उसको एनजीटी के जुरिस्डिक्शन के अंदर लेकर के आना चाहिए। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि जज और एक्सपर्ट का ओपनिंग जो है दैट मस्ट बी फिल्ड क्विकली, इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए, और साथ में ही एक्सपर्ट मस्ट बी इम्पार्शियल एंड हैव एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड एक्शन। ऐसे एक्सपर्ट लेकर के आइए जो इम्पार्शियल हो और साथ में ही इन्वायरमेंटल से रिलेटेड उनको एक्सपीरियंस हो, कुछ स्टडी और एक्शन जो उनको उन्होंने उसको फॉलो किया हो, ठीक है? मतलब एक तरीके से एक्सपर्ट को लेकर के आइए, कहने का मतलब ये होगा, इम्पार्शियल एक्सपर्ट को लेकर के आइए। अगली बात ये हो गई कि फॉर द कंप्लीट जस्टिस टू बी सर्व्ड द एनजीटी मस्ट बी गिवन ट्राइब्यूनल पावर टू फॉलो अप द वर्डिक्ट एंड द इन्फोर्स इट्स रूलिंग। साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस दिया जाए तो एनजीटी को ट्राइब्यूनल पावर दिया जाए, जिससे कि वो वर्डिक्ट को फॉलो अप कर सके और रूलिंग को जो है इन्फोर्स आराम से कर सके। अगला पॉइंट इसमें आता है वे फॉरवर्ड में, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी शुड बी एबल टू मेक एन इंट्रा ट्रिब्यूनल अपील टू लार्जर बेंच। अगर कोई व्यक्ति एनजीटी से अगर रुष्ट है, उसके फैसले को नहीं समझ रहा है कि सही दिया है, मतलब उसको अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि एनजीटी के द्वारा दिया गया फैसला जो है निष्पक्ष नहीं है, उसको न्याय नहीं मिला है, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं ना ट्रिब्यूनल से, वैसे हालांकि यहाँ से उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वहां ना जाना पड़े, बस वो क्या करे, सीधे से सीधे वहीं पे जो है एनजीटी के अंदर ही इंट्रा ट्रिब्यूनल अपील करे, वहां पे जो है एक लार्जर बेंच बैठेगी और वही उसकी सुनवाई कर दे, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है? ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट यूज इट्स स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 136, ठीक है? आर्टिकल very conservatively, as Supreme Court itself has declared the past in the past that environmental cases needs special expertise। मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने स्पेशल लीव जुरिडिक्शन को अंडर आर्टिकल 136 जो है जो है बहुत ही कंजर्वेटिवली यूज करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद ही, जो उसने पहले जो कहा था कि इन्वायरमेंटल केसेस को जो है स्पेशल एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसको जो है वो मतलब सही से फॉलो हो सके इस चीज़ को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह का जो है स्पेशल जो लीव जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 136 को, उसको सही से अपना यूज कर ले। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला जो अगर कंक्लूजन की जहाँ तक बात आती है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर मैंने जो लिखा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट इशू, जब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट इशू की बात आती है, तो एनजीटी इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सिंस इट गिव्स क्रेडिबल केसेस फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है? क्योंकि एनजीटी क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रेडिबल केसेस देती है इन्वायरमेंट के लिए। फर्दर मोर आगे क्या कहते हैं कि देयर इज वाइड स्प्रेड आर्गुमेंट दैट इन्वायरमेंट शुड बी इंक्लूड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल जो कुछ भी जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए जो ये जो है वाइड स्प्रेड जो आर्गुमेंट किया गया है इसके बारे में, ठीक है? कि इन्वायरमेंट जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट प्रोसेस का। अगर इन्वायरमेंट अगर सही नहीं होगा तो डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि द एनजीटी मस्ट बी रीइंफोर्स्ड इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एबल टू बेटर सेफ गार्ड एंड इन्वायरमेंट, ठीक है? बेटर सेफ गार्ड होना चाहिए, साथ में ही
एनजीटी को इतना मजबूत बनाया जाए कि जो इसके जो कुछ भी इसके जो कुछ भी ऑर्डर वगैरह हो वो मजबूत ऑर्डर हो, साथ में ही ये जो है सेफगार्ड अच्छे से कर सके, एनवायरनमेंट को सही से सेफगार्ड कर सके और गवर्नमेंट सही से जो है इनेबल हो ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ को परस्यू कर सके। बस यही चीज़ वो आप आराम से लिख लीजिएगा। देखिए वीडियो को पॉज़ करके आराम से लिखिएगा, ठीक है? अपना नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? आज ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बस एक चीज़ कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय-बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बस आपके जो क्या कहेंगे, एक तरीके से यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आपका जज़्बा सलाम करने योग्य है।